we are moving towards the second type of कार्बोहाइड्रेट्स। पहला जो टाइप था वो था मोनोसेकेराइड। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने समझ ली। उनके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी टेस्ट के हवाले से, वो मैंने आपको समझा दिए। रिंग, ओपन स्ट्रक्चर, अल्फ़ा, बीटा, डी, एल, ये सारी चीज़ें आगे मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता रिवील करता जाऊँगा। ओलिगोसेकेराइड को समझ लेते हैं। तो दैट इज़ द सेकंड क्लास ऑफ, हमेशा कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स। डिफाइन कैसे करेंगे? द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ 2 to 10 monosaccharide units। 2 to 10 monosaccharides unit is called as oligosaccharide। ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, is called as oligosaccharide। ओलिगो वर्ड का मतलब होता है फ्यू, और सेक्राइड वर्ड का मतलब होता है शुगर यूनिट्स। तो ओलिगो इज़ फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज दैट इज़ फ्यू, एंड सेक्राइड मीन्स शुगर के यूनिट्स, मतलब मोनोसेक्राइड। कितने शुगर के यूनिट? दैट इज 2 to 10। कितने भाई? 2 to 10 जो अगर आपको मिलेंगे, 2 to 10 मोनोसेक्राइड से जो भी कंपाउंड बना होगा उसे क्या कहेंगे आप? ओलिगोसेक्राइड। एक ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन को कैसे समझेंगे? कंपाउंड्स या कार्बोहाइड्रेट्स which can yield 2 to 10 monosaccharide units, 2 to 10 monosaccharides units on hydrolysis। भाई हाइड्रोलाइसिस पे वो कंपाउंड या वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस पे 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो है ना वो फॉर्म करें, उन्हें क्या कहेंगे आप? ओलिगोसेक्राइड्स। अच्छा, मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन कैसे थी भाई? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, वो है मोनोसेक्राइड्स। लेकिन आप इनको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो कितने यूनिट बनेंगे? अगेन 2 to 10। इसे आप क्या नाम देंगे? ओलिगोसेक्राइड का। तो ये एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके ज़हन के अंदर। दे कैन बी हाइड्रोलाइज, मैंने यहाँ पे बता दिया, तो आप यहाँ से समझ लेंगे कि दे कैन बी हाइड्रोलाइज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड। मैंने कहा था मोनोसेक्राइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। वो ज़्यादा सोल्यूबल थे, ये होते लेस सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और जो मोनोसेक्राइड थे वो आप देखेंगे तो स्वीट इन टेस्ट थे, लेकिन ये क्या होते हैं? लेस स्वीट इन टेस्ट। ये टेस्ट में भी कम स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। ये भी आपने कॉन्सेप्ट याद है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में यही आपने याद रखना है। हमारे पास एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को कहा जाता है ग्लाइकोसाइड्स। अभी ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं ये समझिएगा कॉन्सेप्ट। सो व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स? दैट इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कंपाउंड होता है जिसे कहा जाता है ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? देखें, ये मैं आपको समझाता हूँ, फिर ग्लाइकोसाइड्स के एग्जाम्पल के साथ चीज़ें समझते हैं। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स that are formed or joined by ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जॉइंट होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्लाइकोसाइड्स। जैसे कि आपको मैं ये कहूँ कि भाई हमारे पास एक ग्लूकोज है, सही है, और इस ग्लूकोज के साथ एक और ऐसे ग्लूकोज है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे बॉन्ड को क्या कहेंगे आप? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अभी ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या है? इट्स अ ग्लाइकोसाइड।
इस कंपाउंड को आप नाम देंगे कि ये बन गया हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स। तो अगर ऐसे है तो ऐसे भी हो सकता है। देखें, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, फिर ग्लूकोज नहीं बल्कि कोई और चीज़ है, जैसे कि कोई नॉन शुगर चीज़ हो गई, उनके बीच में भी आपको क्या मिलेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, तो ये भी कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये भी ग्लाइकोसाइड हो गया। तो कहने का मतलब जब भी आप ग्लाइकोसाइड को देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये बॉन्ड देखना पड़ेगा। ये नहीं देखना कि दोनों शुगर है या नहीं है। भाई हो सकता है एक शुगर, अच्छा एक शुगर लाजमी होगी, दूसरा शुगर भी हो सकती है और नॉन शुगर भी हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि दोनों के बीच में क्या बॉन्ड होना चाहिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइड्स। आपके बुक में ये बताया गया है ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, इसीलिए मैं आपको ये यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो हमारे पास जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं वो होते हैं 2 और 10 के बीच में। तो इसका मतलब, अच्छा 2 और 10 के बीच में मतलब कि दो जो हमारे पास मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे, जब भी दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे तो वो जो दो मोनोसेक्राइड्स होंगे उनको आप क्या नाम देंगे, मैंने आपको ग्रीक में बताया हुआ, दीज विल बी टर्म्ड एज डाइसेक्राइड्स। जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे तो आप इन्हें क्या नाम देंगे, डाइसेक्राइड। और ओलिगोसेक्राइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है डाइसेक्राइड, जो कि एनवायरनमेंट में भी पाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है डाइसेक्राइड, द एग्जांपल ऑफ ओलिगोसेक्राइड। तो जितने भी डाइसेक्राइड है वो किसका एग्जांपल है, ओलिगोसेक्राइड का एग्जांपल है। 2 to 10 इसी तरह लिख रहे हैं, तो 2 का मतलब क्या होता है, डाइसेक्राइड, तो याद रखिएगा। तो ये डाइसेक्राइड होता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जानदार के अंदर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो डाइसेक्राइड होते हैं हमारे पास वो बनते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है जिसका नाम है ग्लूकोज, सही है, और इसके साथ मिल गया एक और ग्लूकोज। तो कितने ग्लूकोज मिल गए भाई, 2 ग्लूकोज। ये आपस में मिलेंगे तो एक डाइसेक्राइड बनाएंगे। पता है डाइसेक्राइड का नाम क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज जब भी मिलते हैं तो एक डाइसेक्राइड बनता है। डाइसेक्राइड का नाम होता है माल्टोस। और लास्ट में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, क्योंकि कौन सा प्रोसेस हो रहा है भाई, कंडेंसेशन हो रहा है। और कंडेंसेशन में क्या होता है, जब भी 2 मोनोमर मिलेंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। पहले लेक्चर के अंदर पढ़ाया था मैंने, तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट गौर से अगर आप देखेंगे तो। ऐसे ही अगर मैं फार्मूले के साथ इनको बनाने की कोशिश करूँगा तो मैं ये बता रहा हूँ कि C6H12O6 और ग्लूकोज का अगेन फार्मूला क्या होगा, C6H12O6। और ये जब आपस में मिलेंगे तो एक माल्टोज बनाएंगे। तो माल्टोज का स्ट्रक्चर आप बताएं क्या होना चाहिए, इसका जो फार्मूला है, तो माल्टोज का फार्मूला होगा C12H22 और O कितना होगा भाई, 11 होगा, क्योंकि H2O की फॉर्म में ये बाहर निकल गया। गौर से अगर देखेंगे तो ये डाइसेक्राइड जितने भी होते हैं उनका फार्मूला ये होता है, याद रखिएगा। जितने भी डाइसेक्राइड होते हैं उनका फार्मूला ये होता है। ऐसे ही एक और चीज़ मैं पढ़ा हूँ आपको यहाँ पे, दैट इज़ जब ग्लूकोज है हमारे पास, एक ग्लूकोज और उसको साथ में आपने मिला दिया एक फ्रक्टोज। आप कहेंगे कि ये तो दोनों अलग अलग शुगर है, ये हो गई अल्डो हेक्सोस और ये हो गई कीटो हेक्सोस। दोनों को आप मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो एक नया कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा डाइसेक्राइड होगा वो, एंड दैट डाइसेक्राइड इज इम्पोर्टेंट सक्रोज बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सेम फार्मूला होगा जो ऊपर का है, माल्टोस का भी सेम होगा, सक्रोज का भी सेम होगा, और ये एक डाइसेक्राइड बन गया। तो हमारे पास ये 2 डाइसेक्राइड बन गए। एक और डाइसेक्राइड यहाँ पे बनाते हैं, फिर इनके स्ट्रक्चर के टाइप से हम इनको समझेंगे, देखेंगे। एक और ग्लूकोज है हमारे पास और ग्लूकोज के साथ एक और शुगर मिल गई, दैट इज टर्म्ड द गैलेक्टोज। आपको पता है ये दोनों अल्डो हेक्सोसिस हैं और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो एक नई शुगर बनेगी, दैट शुगर विल बी टर्म्ड एज दैट इज लेक्टोज। मैंने आपको पढ़ाया हुआ लेक्टोज के बारे में, द शुगर विल बी लेक्टोज और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बन गई। एक हमारे पास बन गया माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेंगे तो क्या बनेगा, माल्टोज, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो क्या बनेगा, सक्रोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेंगे तो क्या बनेगा, लेक्टोज बनेगा। ये 3 आपको जो नाम यहाँ पे बता रहा हूँ, दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज डाइसेक्राइड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो डाइसेक्राइड्स, इन तीनों को हम डिफाइन करते हैं, इनकी बॉन्डिंग डिफाइन करते हैं, और फिर मैं आपको पढ़ाता हूं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये एक डाइसेक्राइड है जिसका नाम है सक्रोज, और इसी डाइसेक्राइड को एक मरतबा देख लेते हैं और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। देखिए,
यहाँ पे मैंने सवाल एक लिखा है कि भाई सक्रोज, हाउ सक्रोज इज़ फॉर्म्ड। तो हमें पता है कि सक्रोज बनता है कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंडेंस होंगे, और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में क्या होगा, वाटर जो होगा वो रिमूव होगा दो मोनोमर्स के मिलने से। तो ये दो मोनोमर्स हो गए। देखें आप इस शुगर को पहचानने की कोशिश करिए, रिंग स्ट्रक्चर है, आप इस शुगर को पहचानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शुगर है दैट इज़ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। फिर आप कहेंगे कि भाई ये कौन सी ग्लूकोज है, ये अल्फ़ा या बीटा ग्लूकोज। तो आपने क्या करना है, कार्बन नंबर 1 पे देखना है OH की पोजीशन। अगर कार्बन नंबर 1 पे जो OH होता है वो नीचे है तो आप क्या कहेंगे, अल्फ़ा है। अगर ऊपर है तो आप क्या कहेंगे, बीटा है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास ग्लूकोज है, और ये वाला कंपाउंड अगर आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये कार्बन नंबर 1, यहाँ पे है कार्बन नंबर 2, फिर कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन नंबर 6। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो कंपाउंड है, ये जो स्ट्रक्चर है, आपने ऐसा स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का बनाया था, मैंने कहा था ना प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो वाटर रिमूव होगा, और वाटर के रिमूव होने के बाद इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो वहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का जिक्र लाजमी आएगा, क्योंकि दो मोनोसेक्राइड के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। क्या होता है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो फ्रक्टोज है इसका ये वाला OH, गौर से देखें कंडेंसेशन हो रहा है, और आपको पता है कंडेंसेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का OH और दूसरे मॉलिक्यूल का H आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। देखिए ये यहाँ से OH और ये वाला जो H होगा वो आपस में मिल जाएंगे, और ये मिलने के बाद क्या बनाएंगे, दे विल बी फॉर्मिंग द H2O। वो जो वाटर होगा रिमूव हो जाएगा, और उनके रिमूव होने के बाद ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो ऐसे सक्रोज बनता है। ये जो सक्रोज बना है, ये सक्रोज को आपने याद रखना है। इसको केन शुगर भी कहा जाता है, कॉमनली केन शुगर भी कहा जाता है इसको। मतलब कि हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल चीनी आपने नाम सुना होगा, टेबल शुगर भी इसको कहा जाता है, टेबल शुगर। मतलब कि कॉमन शुगर जो हम यूज़ करते हैं घर के अंदर, मिल्क को, दूध को जो ना मीठा करने के लिए, वो टेबल शुगर क्या होती है, हमारी सक्रोज होती है। और इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया हुआ ये डाइसेक्राइड होते हैं, ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड। और ये कैसे काम करते हैं ये भी चीज़ आपको लेक्चर में बताई जाएगी, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है। तो स्टार्टिंग, अच्छा ये जो बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, इसका नाम आपने याद रखना है। जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो बन रहा है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में। देखिए ये कार्बन नंबर 2 है, इनका कार्बन नंबर 1 यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है, कार्बन 1 और 2 के बीच में। तो इस बॉन्ड का दूसरा नाम है 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो याद रखिएगा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो इजी है इन चीज़ों को समझना। सो दैट इज़ अबाउट द सक्रोज, और सक्रोज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपके बुक के अंदर, ये आपने इसे याद रखनी है। यहाँ पे एक और हमारे पास एसआई डाइसेक्राइड मौजूद है, और उस डाइसेक्राइड का नाम है लेक्टोज। सो हमने ये समझना है कि हाउ लेक्टोज इज फॉर्म्ड। तो हमें पता है लेक्टोज कैसे बनता है, जब भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में कंडेंस होते हैं तो उनके कंडेंस होने के बाद जो एक डाइसेक्राइड बनता है उसे लेक्टोज कहा जाता है, ऐसा ही ना। तो आप इस कंपाउंड को पहचानने की कोशिश करें, ये कौन सा कंपाउंड मैंने यहाँ पे बनाया है। इन दोनों कंपाउंड्स को देखेंगे तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करें और इस कंपाउंड को पहचानने की कोशिश करें। एक बात याद रखिएगा, आधे से ज़्यादा आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होंगे ना वो सोच रहे हैं ये ग्लूकोज है, क्योंकि जैसे हम ऐसी स्ट्रक्चर देखते हैं ना हमारे दिमाग में कि भाई ये तो ग्लूकोज है। भाई समझने की कोशिश करिएगा। 4 नंबर कार्बन, देखिए ये है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। मैंने आपको पहले भी बताया था कार्बन 4 पे अगर OH ऊपर की तरफ है तो ये गैलेक्टोज है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, तो OH नीचे, तो ये ग्लूकोज है। तो ये जो कंपाउंड मैंने बनाया इस कंपाउंड का नाम है गैलेक्टोज। ये मोनोसेक्राइड है, अल्डो एक्सोज है, और ये है ग्लूकोज, ये भी मोनोसेक्राइड अल्डो एक्सोज है। दोनों में ये कार्बन नंबर 4 पे फ़र्क होता है। ओपन चेन में भी बताया था मैंने, रिंग में भी यहाँ पे आपको समझाया था मैंने, और दोबारा इस चीज़ को देखें आप।
तो जब भी गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलेंगे तो ये जो कंपाउंड बनाएंगे, ये जो डाइसेक्राइड बनाएंगे, डाइसेक्राइड का नाम होगा लेक्टोस। तो गौर से देखेंगे तो एक का जाएगा H और दूसरे का जाएगा OH और ये आपस में मिलने के बाद बनाएंगे वाटर। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, एक का H और दूसरे का OH ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो ऐसे यहाँ से मैं ये बना रहा हूँ, देखिए ये इसका OH है और नीचे से यहाँ से इसका H जाएगा, ये वाला OH और H जो होगा वो जाएगा और इनके बीच में ये वाटर रिमूव हो जाएगा ऐसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से, और इनके बीच में ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन वो एक रह जाएगा। देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे रह गया। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो अगेन ये एक बॉन्ड बन गया, लेकिन इस बॉन्ड को आपने नाम देना है। कौन कौन से कार्बन के बीच में बना है, कार्बन 1 ऑफ गैलेक्टोस एंड कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज। तो बॉन्ड का नाम हो जाएगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज है, कौन सा बॉन्ड है, दैट इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज टर्म्ड द लेक्टोस। लेक्टोस को मिल्क शुगर कहा जाता है क्योंकि ये मिल्क के अंदर आपको हाईएस्ट कंसंट्रेशन में मिलेगा, इसीलिए इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। और ये इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि ज़हन के अंदर बिठाना है। सो दिस इज अनदर वन। यहाँ पे एक सवाल है कि हाउ माल्टोज इज फॉर्म्ड। भाई माल्टोज कैसे बनता है। माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, और लास्ट में रिलीज क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से कंडेंसेशन है, वो तो कॉमन सेंस से सबको पता है। सो ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा माल्टोज, और आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये वाला कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। सो दिस इज द ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे तो OH नीचे तो अल्फा ग्लूकोज। ये वाला कंपाउंड भी क्या है, दैट इज आल्सो ग्लूकोज। अगेन ये कौन सा ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 1 पे देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, दैट इज टर्म्ड एज द अल्फा ग्लूकोज। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जब दोनों मिलेंगे तो जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा, डाइसेक्राइड बनेगा, उसका नाम क्या होगा, माल्टोज। अरे बात समझ में। तो ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, यहाँ पे भी 1 और 4 के बीच में ही लिंकेज है। तो आपने ये याद रखना है 1 और 4 के बीच में ही यहाँ पे आपको लिंकेज नज़र आ रहा है ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा उसका नाम भी क्या होगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सही हो गया। सो दिस इज आल्सो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो कि आपके बुक के अंदर बताया गया है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों अल्फ़ा ग्लूकोज हैं, तो इसी वजह से आप अगर देखेंगे तो ये जो बॉन्ड होगा ये कहलाएगा अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऐसे अगर आपने देखा होगा लैक्टोस, अभी मैंने जो पढ़ा है उस लैक्टोस में बीटा ग्लूकोज था और बीटा गैलेक्टोज था, तो उनका जो बॉन्ड बना था वो था 1,4, लेकिन कौन सा 1,4 होगा, बीटा 1,4। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। माल्टोस को माल्ट शुगर कहा जाता है, इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज द माल्ट शुगर। ये जो माल्ट शुगर होती है ये जर्मिनेटेड सीड्स की शुगर को कहा जाता है। ये जो जर्मिनेटेड सीड होते हैं ना, जब सीड जर्मिनेट हो रहे होते हैं तो उनके अंदर जो शुगर पाई जाती है वो माल्ट शुगर होती है, उसे माल्टोस कहा जाता है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो खाना होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। सपोज आपने आलू खाया, वो आलू आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद वो आलू पहले माल्टोस में कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा, फिर वो माल्टोस के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो ये जो माल्टोज है ये इंटरमीडिएट होता है हमारे डाइजेशन के अंदर बिटवीन द स्टार्च एंड ग्लूकोज। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो माल्टोज होता है, ये भी एक डाइसेक्राइड है जिसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए एनी हाउ। एक टॉपिक है हमारे पास, इसको समझना है अच्छे से। एक है रिड्यूसिंग शुगर्स और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को समझना है और इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है भाई। चलिए जी, जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, तो रिड्यूसिंग शुगर्स को आप क्या कैसे डिफाइन करेंगे। ये क्या करते हैं, दे कंटेन, समझिएगा ये चीज़, दे कंटेन फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स। भाई वो शुगर्स जिनके पास फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है उन्हें आप क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स। सही है। अच्छा इसका नॉन रिड्यूसिंग क्या होगा, ये तो अभी आपको ऑटोमेटिकली आ गया होगा कि भाई
डू नॉट कंटेन, दे डू नॉट कंटेन फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स। कितना इजी है देखें भाई, वो शुगर्स जिनके पास फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स होते हैं उन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है, और वो शुगर्स जिनके पास फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मैंने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कराने से पहले आपको अल्डिहाइड और कीटोन समझाया था, कार्बोनल कंपाउंड जो थे एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, थोड़ा सा याद करें। तो रिड्यूसिंग कंटेन फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं उनके पास वो फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने ये समझना है कि जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये एक्ट करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। अभी आप कहेंगे कि सर ये रिड्यूसिंग एजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या भाई, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं दे ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स, अपने आप को ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, बट रिड्यूसिस अदर्स, ऐसे टाइप के कंपाउंड जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, सामने वाले सब्सटेंस को रिड्यूस करे, ऐसे टाइप के कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, उनके पास फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। तो कॉमन सेंस से जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं उनके पास कोई फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं करेंगे, ये किसी और को रिड्यूस नहीं करेंगे, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे, ये होते हैं इनर्ट और नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये किसी भी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये इनर्ट होते हैं, बीच में किसी को भी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज का काम ये नहीं करते। ऐसे टाइप की शुगर को क्या नाम देंगे आप? नॉन रिड्यूसिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो एक हो गया रिड्यूसिंग और एक हो गया नॉन रिड्यूसिंग। अभी आप ये बार बार सोच रहेंगे सर ये क्या यहाँ पे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का चक्कर आ गया सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा। भाई नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, तब ये आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। एक होता है हमारे पास रिडक्शन और एक हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट दैट इज, अच्छा ये रिडक्शन हो गया हमारे पास, एक होता है हमारे पास रिडक्शन एंड देन अनदर वन इज दी ऑक्सीडेशन। ये दो टर्म हैं जिनको हमने समझना है कि भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलेंगे और यहाँ पे बायोलॉजी में भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कहीं पे। देखिए रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन वर्ड को देखिए। ऑक्सी वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑक्सी वर्ड का मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या होता है? इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सपोज के मैं आपको ये कहूँ कि किसी रिएक्शन में ये सब्सटेंस है कोई, इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे आप? ऑक्सीडेशन। भाई रिडक्शन क्या होगा? इसके उलट हो गया ना। तो रिडक्शन में क्या होगा? लॉस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है या रिमूव हो रहा है तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे आप? रिडक्शन। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रही है या ऐड हो रही है तो वहाँ पे हाइड्रोजन लॉस होगा, याद रखिएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी रिडक्शन कहलाता है। अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन भी लॉस होगा, तो आप क्या कहेंगे? सिंपल लैंग्वेज में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ना आप कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और ऐसे यहाँ पे अगर लॉस हो रही है तो ये तो इसके अपोजिट है, तो क्या होगा भाई? दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आपने याद रखना है रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। सपोज के यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, हाइड्रोजन लॉस होगा और इलेक्ट्रॉन भी लॉस होगा, लेकिन इसके ये जो रिएक्शन होगा इसके मुकाबले बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगी, हाइड्रोजन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या गेन होगा। दिस इज टर्म्ड एज रिडक्शन। भाई वो कंपाउंड जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब कि खुद जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को लॉस करते हैं, लेकिन सामने वाले को वो रिड्यूस करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन सामने वाले को देते हैं। तो वो कंपाउंड जो सामने वाले को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऐसे टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आपने ये वाला कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर करना है। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसे कहा जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज कैसे होंगे, या तो वो लॉस करेंगे हाइड्रोजन, या तो वो लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन। ये जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना, वो सामने वाले कंपाउंड को देंगे, और सामने वाला कंपाउंड जैसे ही, चलेंगे मैं एक तस्वीर से आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, सही है, और सामने एक और कंपाउंड है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो सामने इसके पास एक और कंपाउंड है। थोड़ी देर के बाद क्या किया, अच्छा इसके पास कुछ भी नहीं है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, सही है। तो ये कंपाउंड क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए ना भाई। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। मतलब कि ये कंपाउंड जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो ये जो कंपाउंड था, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है ना। तो ये कंपाउंड जो होगा वो क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूस्ड, और ये कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि इसने सामने वाले को रिड्यूस किया और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ऐसे ही हमारे पास जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो सामने वाले को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द रिड्यूसिंग शुगर्स, बिकॉज दे आर कंटेनिंग फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। आ रही बात समझ में, यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे याद रखना है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। इसके स्ट्रक्चर के साथ हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात याद रखिएगा, नॉन रिड्यूसिंग में 2 ही शुगर याद रखनी है बस। जैसे कि हमारे पास हो गया जैसे कि दैट इज सक्रोज का नाम आपने सुना होगा, एंड एक और आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल बताया गया, ये रेफिनोज जो होती है वो दोनों क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैटेगरी में आपके पास आ जाएंगे मोनोसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो सब के सब क्या आपको होंगे, दैट ऑल विल बी रिड्यूसिंग शुगर्स, मोनोसेक्राइड, क्योंकि उनके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है। सक्रोज के अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता। वो मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी बताया, उस स्ट्रक्चर के साथ इसको दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्यों नहीं है, और ये क्या चक्कर होता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का। उसके स्ट्रक्चर के साथ इन चीज़ों को एक मरतबा और समझते हैं हम आगे। ये समझते हैं कि यहाँ पे हाउ रिड्यूसिंग शुगर्स फंक्शन, वो रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कैसे काम करती हैं। मतलब कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सर ये फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे आगे जाके रिएक्शन काज करती है। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक ग्लूकोज बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ग्लूकोज बनाई, सपोज यहाँ पे देयर इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, रिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और आप अपना दिमाग लगाते जाइएगा। मैं आपसे कुछ चीज़ें यहाँ से पूछता हूँ और वर्बली आप अपने दिमाग के अंदर ही इसका आंसर रखिएगा, क्योंकि अभी तो आप आंसर नहीं दे सकते मुझे, हम लाइव नहीं पढ़ रहे, तो इसी वजह से। और जब कभी लाइव पढ़ेंगे तो फिर ऐसे लाइव सवाल और जवाब भी करेंगे। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है OH और नीचे की तरफ H, ये H हो गया, ये OH H, ऊपर की तरफ H और नीचे की तरफ OH। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताइए मैंने कौन सी शुगर बनाई है, तो सबसे पहले तो आपको पता है सर ये ग्लूकोज बनाई है आपने। चलो भाई ग्लूकोज बनाई है, लेकिन कौन सी ग्लूकोज आप बताइए, मैंने कौन सी अल्फ़ा ग्लूकोज बनाई है, बीटा तो आप कहेंगे कि सर ये आपने जो है ना वो बीटा ग्लूकोज बनाई, क्योंकि आपने OH जो है ऊपर की तरफ दिया है।
फिर मैं आपसे पूछूंगा, बताएंगे ये मैंने जो ग्लूकोज बनाई है वो पायरानोज बनाई है फ्यूरानोज, तो आप देख के कहेंगे कि सर ये आपने जो स्ट्रक्चर बनाया वो आपने पायरानोज स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप क्या नाम देंगे, बीटा ग्लूको पायरानोज। नाम हो गया, कितना ईजी है, देखें आप इसको नाम दें बीटा ग्लूको पायरानोज। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, बीटा ग्लूको पायरानोज, ऐसे ही ना। देखें अभी जिस भी जगह भी ये स्ट्रक्चर होगा ना आपको 100% याद आएगा, अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर है। तो यही तो चीज़ें हैं कि भाई स्ट्रक्चर वाइज जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये आपके ज़हन और दिमाग के अंदर ऐसे बिल्कुल छप जाती है। तो स्ट्रक्चर वाइज आपने कहा बीटा ग्लूको पायरानोस ऐसे बनता है भाई। और अभी देखें क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर, हम इसको क्यों कहते हैं, ये एक मोनोसेक्राइड है, मैंने आपको ये बताया कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर, तो कैसे होते हैं अभी समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही ना, एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो सिंपली क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रो, अच्छा यहाँ पे एक कार्बन मौजूद है, आपको पता है ये जो कोने होते हैं इसका मतलब है कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन मौजूद है। और ये जो ग्रुप बना है इस ग्रुप का नाम ये हेमी एसिटल ग्रुप है। मैंने आपको पहले ही बताया हेमी एसिटल ग्रुप में क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, उसके साथ ईथर ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा ईथर ग्रुप कहलाएगा, सही है। और उसके साथ OH होना चाहिए, एक और बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो ऐसे टाइप का ये जो ग्रुप होता है इसे आप नाम देंगे हेमी एसिटल ग्रुप, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, ये जो हेमी एसिटल पार्ट है ना वो टूट जाता है, टूट जाएगा तो आप इसे कहेंगे कि भाई ये रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये रिड्यूस हो रही है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगी। तो ये कैसे होगा, देखें यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो ये अट्रैक्शन करेगा इस हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन क्या होगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब हाइड्रोजन, यहाँ से ये ड्रिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। और जैसे ही ड्रिफ्ट होगा तो ये पूरी की पूरी जो चेन होगी वो टूट जाएगी। अभी समझेगा इस कॉन्सेप्ट को, जैसे ही ये ड्रिफ्ट होगा तो ड्रिफ्ट होने के बाद ये पूरी की पूरी जो चेन होगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी। अभी समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये पूरी की पूरी जो चेन होगी दैट विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। ऊपर की तरफ ये देखिए CH2OH ग्रुप सेम रहेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन और नीचे OH भी सेम रहेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H भी सेम रहेगा, ये वाला H और OH सेम रहेगा। ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जैसे इस तरफ जाएगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा OH, और OH बनने के बाद यहाँ पे जो कार्बन मौजूद था, ये जो ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पे ये डॉट बनाया था, ये डॉट वाला जो कार्बन था वो सामने वाले ऑक्सीजन, जो ये वाला ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। अगेन देखें ये एल्डिहाइड जो एंड था वो बिल्कुल फ्री हो गया। तो अभी ये रिंग टूट गई मतलब कि ये कौन सी शुगर है, रिंग टूटेगी तो मतलब कि ये शुगर कहलाएगी रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखिएगा रिड्यूसिंग शुगर जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, और ये फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को आप क्या कहेंगे, दैट इज द हेमी एसिटल ग्रुप ना, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को ये। तो दिस ग्रुप इज टर्म्ड एज हेमी एसिटल ग्रुप। तो ये जो हेमी एसिटल ग्रुप है दैट विल बी ब्रेकन डाउन। क्यों ब्रोक होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन ड्रिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन की तरफ ड्यू टू द अट्रैक्शन, और ड्रिफ्ट होने के बाद ये जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ पे कार्बन मौजूद होगा उसमें डबल बॉन्ड बना लेगा, और फिर यहाँ पे OH बन जाएगा और ये रिंग ब्रेक हो जाएगी। नाउ दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज रिड्यूसिंग शुगर्स। क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि रिड्यूसिंग शुगर को रिड्यूसिंग शुगर कैसे कहते हैं। अच्छा नॉन रिड्यूसिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख ले। मैंने कहा कि जो सक्रोज हमारे पास है वो नॉन रिड्यूसिंग है। कौन सी शुगर, दैट इज टर्म्ड एज सक्रोज। मैंने कहा सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। तो सक्रोज का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, और ये नॉन रिड्यूसिंग कैसे, देखिए सक्रोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मैंने आपको अभी रिसेंटली सक्रोज बना के दिखाया था, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये रिंग स्ट्रक्चर आपको आगे काम आएंगे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। देखिए फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होगा तो आप उसे क्या कहेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे ये मैंने ग्लूकोज बना दिया, एंड H एंड OH मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगेन यहाँ पे OH अंदर की तरफ जाएगा, H यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर विल बी अगेन H एंड OH, ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, ऐसे ही ना। और फिर मैंने जो सक्रोज बनाया था वो सक्रोज ऐसे बनाया था, ये जो इनकी रिंग थी वो ऐसे रिंग होती है, दैट इज द फ्यूरानोस, ऐसे ही। और इस फ्यूरानोस को देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज टर्म्ड एज H एंड CH2OH, सही है। यहाँ पे आपको मिलेगा H एंड OH, अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो OH एंड H, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बॉन्डिंग इनके बीच में, दैट CH2OH यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से इन दोनों के बीच में आपको एक बॉन्डिंग मिलेगी और बीच में ऑक्सीजन होगा, ऐसे है ना।
तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये सक्रोज बन गया ना। तो हम सक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं, सक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता। अब ये मुझे ये बताएं, अच्छा हम आपको पता है मैंने पहले ही बताया था, हम इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन हो गया 1, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6, ये फ्रक्टोज का हो गया। ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया। तो बॉन्ड किस में बनता है, कार्बन 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बनता है सक्रोज का। ऐसे ही ना फ्रक्टोज का कार्बन 2 और ग्लूकोज का कार्बन 1, उनके दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। तो मुझे यहाँ पे कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप बता दें। देखिए ये हमारे पास जो कीटोन ग्रुप है फ्री है, नॉट फ्री भाई, ये हेमी एसिटल टूटेगा ही नहीं, नॉट फ्री, याद रखिएगा। अच्छा मुझे यहाँ पे बताया ये ऑक्सीजन बताया वाला, इसको तोड़ने की कोशिश करें, हाइड्रोजन ड्रिफ्ट करे वाला इस तरफ नहीं करेगा ड्रिफ्ट। और हाइड्रोजन क्यों नहीं करेगा ड्रिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन फ्री यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी नॉट फ्री, अच्छा ग्लूकोज है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो नॉट फ्री, ये एल्डिहाइड ग्रुप है वो भी नॉट फ्री है। अगर दोनों ग्रुप फ्री नहीं है तो आप इसको तोड़ के दिखाएं वाला, टूटेगा नहीं टूटेगा। तो इसी वजह से सक्रोज को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये इनर्ट होती है, ये नॉन रिएक्टिव होती है। यही तो वजह है कि जो सक्रोज है इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट शुगर, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड, ये इसका दूसरा नाम है। आपके एमडी गेट के अंदर या किसी भी टेस्ट में पूछा जाए भाई ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड कौन सी होती है, तो याद रखिएगा वो सक्रोज होती है। क्यों सक्रोज ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक प्लांट बना रहा हूँ, सही है। सो दिस इज़ अ प्लांट, और ये जो प्लांट होता है हमारे पास, इस प्लांट के अंदर दो स्ट्रक्चर आपने याद रखने, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। ये बार बार वर्ड्स आ रहे हैं और मैंने आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सपोज ये है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, प्लांट का फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो होता है वो लीफ होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। और यहाँ से सूरज की रोशनी लगेगी, और आपको पता है जब भी सूरज की रोशनी लगती है क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और लाइट एनर्जी और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। मुझे ये बताएं, ये हो गया सोर्स सेल, मैंने ऑलरेडी बताया सोर्स सेल वो होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। सपोज यहाँ पे जो सेल है रूट्स के अंदर वो है सिंक सेल, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है, ये है सिंक सेल जहाँ पे इनकी नीड है। आप मुझे ये बताएं, यहाँ से अगर ग्लूकोज आएगा इस सिंक के अंदर, तो जैसे ही ग्लूकोज एक सेल में से दूसरे सेल में जाएगा ना, वो टूट जाएगा, क्योंकि वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। वो रिएक्ट कर लेगा किसी ना किसी के साथ, या किसी ना किसी को खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, ऐसे है ना। लेकिन ग्लूकोज अकेला आ ही नहीं सकता, यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, ग्लूकोज यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो क्या रूट्स के सेल को एनर्जी नहीं चाहिए, तो रूट्स के सेल को एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज चाहिए। ये वाला ग्लूकोज तो यहाँ पे बना है, तो सिंक सेल में कैसे पहुँचेगा। फिर ग्लूकोज एक तरकीब सोचता है, ये सोचता है कि चलो एक आइडिया करते हैं कि ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिल जाता है। और आपको पता है ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास अल्टीमेट सोर्स बनेगा सक्रोज। अभी सक्रोज को कोई तोड़ पाएगा नहीं, क्योंकि फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ही नहीं। तो अगर सक्रोज नहीं टूटेगा तो फिर सक्रोज यहाँ से आएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है ना, वो एक ऐसी डक्ट होती है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करती है, वाटर को। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करती है, फूड को। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो फ्लोएम है, वो फ्लोएम क्या कर रहा है, इस सोर्स सेल में से सक्रोज को यहाँ पे लेके आ रहा है सिंक सेल में। फिर यहाँ पे सक्रोज दोबारा ब्रेक हो जाएगी फ्रक्टोज और ग्लूकोज के अंदर, एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अगेन ये रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ग्लूकोज यूज अप हो जाएगी। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो सक्रोज को यहाँ पे आने के लिए उसे ग्लूकोज को यहाँ पे पहुंचने के लिए वो फ्रुक्टोज के साथ मिलकर सक्रोज बनाएगा। इसीलिए सक्रोज को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड, और यही मैकेनिज्म है, इसीलिए सक्रोज को कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि वो इनर्ट बन जाती है, वो नॉन रिएक्टिव बन जाती है, और वो इजीली उस सेल के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पे उसकी नीड होती है। सो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इसी वजह से जो हमारे पास शुगर्स होती हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ये हम रीड करेंगे और फिर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द पॉलीसेकेराइड्स। हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की सेकेंड क्लास, दैट इज टर्म्ड द ओलिगोसेकेराइड्स। So the type of carbohydrate which are made up of 2 to 10 monosaccharide is called as oligosaccharide। मतलब कि हाइड्रोलाइसिस के बाद कितने, ये 2 to 10 monosaccharide बनाएंगे। These are comparatively less sweet in taste and less soluble in water.
दे कैन बी हाइड्रोलाइज, लेकिन वो हाइड्रोलाइज से कितना बनाएंगे, 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स। द मोस्ट कॉमन टाइप इज डाइसेक्राइड, ऑन हाइड्रोलाइसिस यू यील्ड 2 मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस पे 2 मोनोसेक्राइड यील्ड करते हैं। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज 2 मोनोसेक्राइड इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज। अच्छा, एक ग्लाइकोसाइड क्या होता है, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जब भी ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाने वाले 2 केमिकल आपस में मिलेंगे तो वो एक ग्लाइकोसाइड बनाएंगे। आइदर फिर वो दोनों शुगर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या एक शुगर एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। ग्लाइकोसाइड इज सिंपली a ring shaped sugar molecule that is attached to another molecule. The sugar ring is maybe either 5 membered ring or 6 membered ring. आपको पता है 5 membered ring को आपका क्या कहेंगे, 5 membered ring को आप कहेंगे फ्यूरानोज और 6 membered ring को आप नाम देंगे पायरानोज। फॉर एग्जाम्पल, सक्रोज इज डाइसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ 2 sugar units, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मैंने लेक्चर में सारी चीजें बताई हुई हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पे हमारे पास ग्लूकोज है और ये एक और ग्लूकोज है। देखिए ये वाटर रिमूव हो रहा है, एक का OH जा रहा है, दूसरे का OH जा रहा है और इनके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे डाइसेक्राइड बनते हैं या ओलिगोसेक्राइड बनते हैं मोनोसेक्राइड के मिलने से। The disaccharide may be reducing or non-reducing sugar। आपको मैंने बताया reducing और non-reducing sugars क्या होते हैं। The reducing sugar is any carbohydrate which is capable of being oxidized। वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन सामने वाले को रिड्यूस करेगा, इसी वजह से तो रिड्यूसिंग कह रहे। एंड causes the reduction of other substances without hydrolysis। It is due to the presence of free aldehyde or free ketone groups। Examples are maltose and lactose। ये reducing sugar की कैटेगरी में आएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। The non-reducing sugars are carbohydrates which are unable to be oxidized and do not reduce other substances। उन्हें non-reducing कहेंगे। It is due to the absence of free aldehyde or ketone groups। Example sucrose and raffinose। sucrose एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है और जो रेफिनोज है वो एक ट्राइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है और ये दोनों के दोनों non-reducing sugars की कैटेगरी में आएंगे। Living organisms are especially plants ट्रांसपोर्ट देयर शुगर्स फ्रॉम सोर्स, मतलब कि लीफ एंड सिंक, वो फ्रूट भी हो सकता है या रूट्स भी हो सकते हैं, टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर वेयर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ बोथ शुगर्स। उन दोनों के बीच में आपको मिलेगा एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। Sucrose is sugar which is non-reducing. It contains more energy. It is energy efficient in transport and storage. During transport, it is not oxidized and react with other substances, so no intermediate reaction with other molecules occur। यही तो काम होता है नॉन रिड्यूसिंग का, इसी वजह से तो इनको नॉन रिड्यूसिंग कहा जाता है क्योंकि ये किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड है जो कि सोर्स में से सिंक की तरफ मूव करती है। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। लेक्चर में हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल अबाउट ओलिगोसेक्राइड, यहाँ हमेशा कह सकते हैं डाइसेक्राइड के बारे में।